एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं +2 इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इसके फर्स्ट सेशन में हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उसका क्या रोल होता है, डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं और प्रॉब्लम्स, ये सारा टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया था। और आज हम करने जा रहे हैं एजुकेशन एज एन एलिमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एजुकेशन हमारी ह्यूमन जब से सबसे ज्यादा जो हमारा बेनिफिट ह्यूमन डिटर्मिनेंट्स में हमारे एक्सपेंडिचर स्पेंड करने होता है वो किस में होता है, एजुकेशन में होता है। क्योंकि अगर एक पर्सन प्रॉपर वे से एजुकेटेड होगा तभी वो अपनी स्किल्स को डेवलप कर पाएगा और अपने ह्यूमन रिसोर्सेज मशीन्स को प्रॉपर वे से यूज कर पाएगा। सबसे पहले हमारा एजुकेशन का मतलब क्या होता है? एजुकेशन का मतलब होता है टीचिंग, ट्रेनिंग एंड लर्निंग। पहले एस्पेक्ट में अब जो एजुकेशन का हमारा जो सिस्टम है, इसकी जो डेफिनेशन है अंडर द सोशल एंड इकोनॉमिक आउटलुक में ये चेंज हो चुकी है। पहले हमारी एजुकेशन का मतलब सिर्फ क्या होता था, टीचिंग, सिर्फ और सिर्फ टीचिंग देना, थ्योरेटिकल नॉलेज देना, उसको क्या बोलते थे, एजुकेशन। लेकिन अब हमारी एजुकेशन का मतलब क्या है, टीचिंग, इसमें हम टीच भी करवाते हैं, पढ़ाते भी है, ट्रेनिंग, फिर उसके साथ उनको हाउ टू यूज दैट कंसेप्ट इन अवर रियल लाइफ उनकी ट्रेनिंग देते हैं। और जिनको ट्रेनिंग करते हैं, प्रैक्टिकल वे से ट्रेनिंग करते करते स्टूडेंट्स को ये एक एक कंसेप्ट उनके माइंड में फिट हो जाता है, मतलब वो उनको क्या कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एजुकेशन। लेकिन इतनी एजुकेशन प्रोवाइड करने के बाद भी हमारे एजुकेशन की कुछ इंपॉर्टेंस हमारी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, वो क्या है? सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। एक एजुकेशन के साथ एक पर्सन अपना रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनता है, उसको ये पता लगता है उसकी सिटीजन एज ए सोसाइटी में उसकी क्या ड्यूटीज है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसे कैसे फुलफिल करना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हमारी अपलिफ्टमेंट, उसके साइंस और टेक्नोलॉजी क्या होती है, अपलिफ्टमेंट होती है। जैसे जैसे हम पढ़ते हैं, हम टीचिंग प्रैक्टिकल बेस से सीखते हैं, हमें ये पता लगता है कि साइंस के हम कैसे न्यू टेक्नोलॉजी इनोवेशन कैसे करें, पुराने ढंग से जैसे हम काम करते थे उसमें हम क्या चेंजेस लाएं। उसके बाद नेचर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, इसमें हम इकोनॉमिक के नेचर रिसोर्सेज की प्रॉपरली यूटिलाइजेशन करते हैं, मीन्स ह्यूमन रिसोर्सेज की प्रॉपर यूटिलाइजेशन की जाती है और उनको एफिशिएंट वे से यूज किया जाता है, जिसके कारण हमारी क्या होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। मेंटल होरिजन, इसमें सिर्फ हमारी सोशल इकोनॉमिक आउटलुक में नहीं बल्कि मेंटल होरिजन में भी चेंज आता है। अब पहले जो लोग थे वो बहुत ज्यादा क्या थे, बायसनेस थे, बहुत ज्यादा बैकवर्ड थे, लेकिन एजुकेशन प्रोवाइड करने के बाद लोगों के आउटलुक में भी चेंज आया है, उनका मेंटल लेवल भी इंक्रीज हो रहा है और जेंडर इक्वालिटी, सेक्स इक्वालिटी की जो उनकी बायसनेस है वो भी क्या हुई है, कुछ ना कुछ रिड्यूस हुई है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन सारे कंसेप्ट के इंक्रीज होने के कारण कहीं ना कहीं हमारी इसका नेट इफेक्ट क्या होगा, हमारी जो इकोनॉमिक की डेवलपमेंट भी इंक्रीज होगी। जैसे जैसे एक पर्सन का मेंटल होरिजन इंक्रीज होएगा, जैसे जैसे वो इनोवेटिव बनेगा, टेक्नोलॉजी को अच्छे ढंग से यूज करने वाला बनेगा, वैसे वैसे जो हमारी ह्यूमन बींग्स की जो पर्सनैलिटी है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। उसके बैठने का ढंग, उसके उठने का ढंग, उसके बात करने का ढंग, एक इलिटरेट पर्सन और एक पढ़े लिखे पर्सन में बहुत ज्यादा फर्क होता है। जो इलिटरेट पर्सन होता है उसको ये नहीं पता हाउ टू टॉक, हाउ टू बैक, जिस नाल क्या होगी, उसकी ह्यूमन पर्सनैलिटी इंक्रीज होगी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे इंडिया में जो लिटरेसी रेट है वो क्या है, बहुत ज्यादा कम है। 2011 में हमारी अब के सेंसस के अकॉर्डिंग हमारी इंडिया में जो लिटरेसी रेट है वो है 74.04%। सबसे पहले ये लिटरेसी होता क्या है, लिटरेसी का मतलब होता है एबिलिटी टू राइट एंड रीड। किसी भी चीज की, हमें किसी चीज को पढ़ने और लिखने के लिए कितने एबल है, इसको क्या होती है, लिटरेसी बोलते हैं। हमारे इंडिया में जो लिटरेसी रेट 2011 में क्या थी, 74.04%। लेकिन एज कम्पेयर टू हम डेवलप कंट्रीज देखें तो जो हमारी लिटरेसी रेट क्या है उस टाइम पे 1995%, जो कि अदर डेवलप कंट्री के मुकाबले क्या है, बहुत ज्यादा कम है। यहाँ पे एक हमारा कंसेप्ट आ रहा है, एक आ रहा है हमारा लिटरेसी और एक आ रहा है हमारा एजुकेशन। इन दोनों में एक डिफरेंस होता है, वो क्या डिफरेंस होता है? अगर पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब एजुकेशन में हमने क्या देखा है, एजुकेशन के मीनिंग में जो हमारी एजुकेशन होती है उसका क्या मतलब होता है, टीचिंग, ट्रेनिंग एज वेल एज लर्निंग। लेकिन लिटरेसी का मतलब क्या है, एबिलिटी टू रीड एंड राइट। एक पर्सन किसी भी चीज को लिखने में कितना सक्षम है और पढ़ने में कितना सक्षम है। पढ़ा लिखा पर्सन कुछ भी हो सकता है, 10th क्लास +2 का जो पर्सन है वो रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है, लेकिन
अगर वो उसको प्रॉपर वे से एजुकेशन नहीं मिलेगी, उसको यही नहीं पता लगेगा कि हाउ टू यूज द मशीन इन ए प्रॉपर वे, तो उसकी प्रॉपर वे से डेवलपमेंट नहीं होगी। दूसरा क्या होता है, कंसेप्ट। जो हमारा एजुकेशन है ये कौन सा कंसेप्ट है, एक वाइडर कंसेप्ट है, लेकिन जो हमारा लिटरेसी रेट है ये कौन सा कंसेप्ट है, नैरो कंसेप्ट है। उसके बाद एक नोशन यूज कर सकते हैं कि ऑल लिटरेट्स आर एजुकेटेड, जितने भी अगर कोई भी पर्सन पढ़ सकता है, सॉरी, आर एजुकेटेड आर लिटरेट। क्यों, अगर कोई पर्सन एजुकेट है जिसका मेंटल होरिजन बहुत ज्यादा इंक्रीज है, जिसकी पर्सनैलिटी डेवलप है, जिसने लर्निंग ट्रेनिंग प्रॉपरली की हुई है, नेचुरली वो एबिलिटी तो रीड एंड राइट उसकी होगी। लेकिन जो इलिटरेट पर्सन है वो कभी भी एजुकेटेड नहीं हो सकता, क्योंकि एक लिटरेट पर्सन का क्या मतलब होता है, वो कैसे पढ़ सकता है, कैसे लिख सकता है, लेकिन उसको ये नहीं पता हाउ टू यूज द मशीन प्रॉपरली, हाउ टू टेक द डिसीजन इन सर्व सिचुएशन, how to develop our horizon, how to use the technology, how to take into account the innovation. नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन। एजुकेशन के डिपार्टमेंट में जो एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट की, अपना एक गवर्नमेंट बजट बनाते हैं, गवर्नमेंट बजट में अलग अलग हमारे क्या लिखे होते हैं, एस्पेक्ट, सब सिस्टम होते हैं, जिसमें एजुकेशन भी एक सब सिस्टम होता है कि हम बजट के अकॉर्डिंग अपनी जीडीपी पर कितना परसेंट हमने एजुकेशन पे खर्च करना है। लेकिन तो यही बात है कि गवर्नमेंट की क्यों जरूरत है कि वो हमारी एजुकेशन में खर्च करे। सबसे पहले एक तो है ह्यूज इन्वेस्टमेंट, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, ये वो सेक्टर है जिसमें बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है। इसके कारण जो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन यहाँ पे पड़ी, क्योंकि गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। अगर इसमें प्रॉफिट, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिर्फ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसके कारण वो अपना प्रॉफिट मेकिंग के कारण जो अपना एक्सपेंडिचर है, फीस है, वो चार्जेस बहुत ज़्यादा हाई रखेंगे। इसलिए ये क्या है, सबसे पहले ह्यूज इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमारे टू मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक हमारा कौन सा होता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, एक हमारी कौन सी होती है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। वही बात आ गई, अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा लार्ज अमाउंट में, तो वो जो पेरेंट्स से फीस चार्ज करेंगे वो बहुत ज़्यादा हाई होंगे, तो पुअर लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट की इसमें इंटरवेंशन की गई। फैसिलिटी इज द स्टैंडर्ड, वही बात है, अब प्राइवेट लोग इतना तो फीस स्ट्रक्चर हाई करते हैं, कोई वैन चार्जेस, कोई एडमिशन चार्जेस, को कितने चार्जेस, कोई रिच पर्सन तो इसको पे करने के लिए प्रॉपरली तैयार होंगे, लेकिन जो पुअर पर्सन है वो इसको पे करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे, जिसका नेट इफेक्ट पड़ेगा ये कि पुअर लोगों को इनकी रीच के अकॉर्डिंग नहीं होगा, पुअर लोगों के जो बच्चे वो पढ़ लिख नहीं पाएंगे। तो इसी एक स्टैंडर्ड को फिक्स करने के लिए गवर्नमेंट ने एक इसमें एक्सपेंडिचर में एक पार्ट रखा कि वो एक्सपेंडिचर करेंगे, जिनका जो मेन बेनिफिट को मिलेगा वो किसको मिलेगा, या फिर बैकवर्ड क्लास को, या फिर पुअर क्लास के लोगों को। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। एज वेल अगर जैसे जैसे राइट टू स्पीक, राइट्स टू लिव, ये एक हमारे क्या है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू टॉक, ये एक क्या हमारे बेसिक इकोनॉमिक फंडामेंटल राइट्स होते हैं। वैसे ही हमारा जो एक ही एजुकेशन है, नाउ इट इज नोन्स टू बी द अवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ये एज पर द लीगल परमेटिव, ये एक हमारा राइट बन चुका है, एज पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये हमारा क्या बन चुका है, राइट बन चुका है। इसके लिए 2009 में एक एक्ट पास हुआ है, डेट इज राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या बोलते हैं, एक गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है कि फॉर ऑल द children whose age are between the 6 to 14 years they are given free education any type of cost to all the poor society। जितने भी गवर्नमेंट स्कूल होंगे उसमें 6 से लेकर 14 ईयर्स के लोगों को फ्री एजुकेशन क्या की जाएगी, प्रोवाइड की जाएगी। तो इसके कारण ये हमारा क्या बन गया, एक कॉन्स्टिट्यूशन राइट। अब ये गवर्नमेंट प्रोवाइड कर ले तो नेचुरली इसमें गवर्नमेंट ही इंटरवेंशन करेगी। उसके बाद गवर्नमेंट ने 2% यूनियन टैक्स में 2% क्या चार्ज करना शुरू कर दिया, एजुकेशन सेस चार्ज करना शुरू कर दिया, जिनका जो मेन बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा वो किसको प्रोवाइड किया जाएगा, पुअर क्लास और बैकवर्ड क्लास, मेनली एलिमेंट्री एजुकेशन को। एलिमेंट्री एजुकेशन कौन सी होती है, जो हमारी प्राइमरी और सीनियर सेकेंडरी होती है, और उनको उनके लिए बेनिफिट्स मेन स्टार्ट किया गया गवर्नमेंट ने। यही रीजन है जिसके कारण पुअर लोगों को फैसिलिटीज मिले। गवर्नमेंट की इंटरवेंशन हमारी एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट की जरूरत तो जरूर है हमारे एजुकेशन सेक्टर में, लेकिन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती कितना है। सबसे पहले एज पर द एजुकेशन कमेटी, जो हमारे एजुकेशन कमीशन बैठा था, डेट इज 64 to 66 में, उसने क्या बोला था कि गवर्नमेंट ने टोटल प्लान एक्सपेंडिचर 6% ऑफ देयर जीडीपी ये स्पेंड करना है ऑन द एजुकेशन। उसके बाद एक तप्पूस मंजूमदार कमेटी आई जो कि 1999 में आई, उसने क्या बोला था, 1.37 करोड़
हमने स्पेंड करना है एजुकेशन ओवर द 10 ईयर्स 1988 99 टू लेके 2006 और 2007 तक। लेकिन इन दो कमीशंस के बावजूद इसका इम्पैक्ट फिर भी क्या पड़ा, इतनी गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन करने के बाद सिर्फ 4% ऑफ जो जीडीपी होती है वो एक्चुअल स्पेंडिंग होती है, किसकी स्पेंडिंग होती है, गवर्नमेंट की होती है ऑन द एजुकेशन सेक्टर। अगर हम डाटा को ध्यान रखें 52 और 2014 में, ये नहीं है कि किसी ईयर में हमारी एजुकेशन में एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा किया जा रहा है, ये क्या है, इनका जो स्टैटिक रेट है कभी बहुत ज्यादा हाई होता है, कभी बहुत ज्यादा लो होता है। कभी गवर्नमेंट एकदम से जो हमारे एजुकेशन में एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा कर देती है और किसी ईयर में एजुकेशन में एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा कम कर देती है। अगर हम 1952 और 2014 का डाटा स्पेंड करें गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, अब गवर्नमेंट जो हमारी एजुकेशन में एक्सपेंडिचर करती है वो 2 वे से करती है। एक तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की परसेंटेज, एक्सपेंडिचर का, एक जीडीपी का, हमारा जीडीपी का कितने परसेंट स्पेंड किया जा रहा है और गवर्नमेंट ने जो अपने बजट में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के फॉर्म में पैसा रखा है उनके अकॉर्डिंग हम एजुकेशन में कितना स्पेंड करते हैं। ये 52 में क्या था 7.92, उससे इंक्रीज होकर क्या हो गया 15.4 और 0.64 था जीडीपी का, अब इंक्रीज हो गया कितना हो गया 4.33। लेकिन ये एक्सपेंडिचर ये भी है किसी साल में बहुत ज्यादा है और किसी साल में बहुत ज्यादा कम है। उसके बावजूद ये जो हमारा एक्सपेंडिचर है ये ज्यादा 2016 में हम अगर देखें तो एलिमेंट्री 2 टाइप की हमारी एजुकेशन होती है, एक होती है हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन और दूसरी हमारी कौन सी होती है, टर्शरी एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन वो होती है जो कि प्राइमरी से और सेकेंडरी एजुकेशन तक हमारी होती है। उसके बाद सेकेंडरी से लेके जो भी हम फर्दर हायर स्टडी करते हैं जब तक हमारी स्टडी कंप्लीट नहीं होती उसको कौन सी एजुकेशन बोलते हैं, हम टर्शरी एजुकेशन बोलते हैं। अगर हम एलिमेंट्री एजुकेशन को देखें तो हमारी टोटल परसेंटेज का, टोटल जीडीपी का 19.65% हमने किस पे स्पेंड किया है, एलिमेंट्री एजुकेशन में प्रोवाइड किया है, ये टोटल आउटले का। लेकिन अगर टर्शरी पॉइंट ऑफ व्यू देखें एक पर पर्सन, एक बच्चे की, क्योंकि उसकी हायर एजुकेशन क्या होती है बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है, पर पर्सन के हिसाब से देखें तो हमारी एजुकेशन कितनी कितनी ज्यादा एक्सपेंडिचर है 12.74%। इसलिए जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर रियल बहुत ज्यादा कम है एज कंपेयर टू अगर हम इनका कंपैरिजन करें। उसके बाद जितनी हायर एजुकेशन हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेंगे उतने ही ज्यादा हमें क्या चाहिए होते, टीचर चाहिए होते। जितने ज्यादा टीचर चाहिए होंगे उतनी ही ज्यादा टीचर को क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी, सैलरी प्रोवाइड करने के लिए पड़ेगी। जिसलिए गौतम गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। उसके बाद अगर हम और भी डाटा देखें कि ये नहीं कि ये ईयरली वाइज भी, स्टेट वाइज भी इंटरसेक्टोरियल बहुत ज्यादा एजुकेशन में स्पेंडिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। किसी स्टेट में तो हमारा एजुकेशन में गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है, उन कंपैरिजन अदर वे दूसरी स्टेट में हमारा एजुकेशन का जो एक्सपेंडिचर है बहुत ज्यादा कम है। जैसे कि सबसे ज्यादा हमारी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश का सबसे ज्यादा है जो है 34,651, लेकिन बिहार का बहुत ज्यादा कम है, वो क्या है 4,088 करोड़। जिसका बेनिफिट इतना डिफरेंस होने के बाद इट मीन्स हमारे बिहार में कौन से लोग पाए जाते हैं, पुअर लोग पाए जाते हैं, जिसके कारण जो उनका स्टैंडर्ड है वो उनमें जो रिच और पुअर क्लास में ये जो एजुकेशन वाइज एक्सपेंडिचर का डिफरेंस है ये भी कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। हर पुअर लोगों को प्रॉपर वे से एजुकेशन की फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं हो रही, लेकिन रिच लोगों को उनकी फैसिलिटीज प्रॉपर वे से क्या हो रही है, प्रोवाइड हो रही है। यही रीजन है हमारे एजुकेशन एक्सपेंडिचर की, जितना उनको चाहिए, जितना उन्होंने अपना स्टैंडर्ड फिक्स किया है उसके अलावा वहां तक उतना उनके पास एक्सपेंडिचर पहुंच नहीं रहा है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एजुकेशन अचीवमेंट्स। हमारे एजुकेशन के फील्ड में हमने क्या क्या अचीवमेंट देखी है, अगर पीछे के ट्रेंड्स के देखा जाए, जब से गवर्नमेंट ने 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट पास किया है उसके बाद एलिमेंट्री एजुकेशन में इसमें जो इंक्रीजमेंट है बहुत ज्यादा पड़ा है। तब से स्कूल इंस्टीट्यूशन भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं और स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स जो कि स्कूल अटेंड करते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आई हैं। अगर हम देखें एलिमेंट्री एजुकेशन का तो स्टूडेंट्स में कितना चेंज हुआ है, 10 टाइम्स, 10 फोल्ड इंक्रीमेंट हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज है। और अगर हम स्कूल्स देखें तो स्कूल्स कितने टाइम इंक्रीज हो रहे हैं, 5 टाइम्स इंक्रीज हो चुके हैं। गवर्नमेंट के इतनी ज़्यादा इंटरवेंशन, इतने स्टेप्स टेकन के बावजूद भी, लेकिन एजुकेशन में अचीवमेंट में स्टिल वी आर लैकनेस, हम बहुत ज्यादा पीछे हैं। अगर हम देखें हमारी लिटरेसी रेट पहले कितनी थी, 18.33 थी, और कितनी इंक्रीज हो चुकी है, डेट इज 74.04। पहले की लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। अगर हम अपने पीछे का
ट्रेंड को नोट डाउन करें। लेकिन अगर हम दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज के साथ कंपैरिजन करें तो अब हम अभी भी पीछे हैं, जैसे कि पीछे हम कर चुके हैं कि हमारी, अगर हम कंपेयर करें तो डेवलप्ड कंट्री में जो एजुकेशन है वो कितने परसेंट प्रोवाइड की जा चुकी है, 90 to 95%। तो इसीलिए हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वो स्टिल एक बहुत बड़ा चैलेंज, एक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग प्रॉब्लम है। उसकी रीज़न क्या है कि ये जरूर है कि हमारे स्कूल में राइट टू एजुकेशन एक्ट पास करने के बाद, या एजुकेशन को एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल बनाने के बाद जो हमारा बनाया गया है, जिसमें हमने स्टूडेंट्स को बोला है कि फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन वहाँ पे जो क्वांटिटी क्वालिटी जो एजुकेशन की प्रोवाइड की जा रही है, या जो स्टूडेंट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर बेस प्रोवाइड किया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा सही नहीं है। उसकी जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा पुअर है। उनको प्रॉपरली न्यूरिशमेंट सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जा रही, उनको हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा है, उनके बैठने के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी की यूज़ की जा रही है वो बहुत पुराने टाइप की है, जिस करके स्टूडेंट्स को प्रॉपरली स्पेस नहीं मिल रही अपग्रेडेशन करने की। और उसके बाद एक और अगर हम रिपोर्ट देखें, डेट इज चाइल्ड चाइल्ड रेट, चाइल्ड रेट CRY की रिपोर्ट चेक करें तो उसमें क्या है, ये प्राइवेटाइजेशन के लिए है। प्राइवेट स्कूल में हमारे स्टूडेंट्स को प्रॉपर वे से मना किया जाता है कि उनको प्रॉपर वे से एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की जाएगी। उसका क्यों रीजन है, कहीं ना कहीं वहां पे उनकी कुछ लिमिटेशंस लगा देते हैं। कुछ लिमिटेशन जैसे कि ट्रांसफर डॉक्यूमेंटेशन, अगर हम एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होके जा रहे हैं, स्टूडेंट्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट में पढ़ने जा रहे हैं, उनकी डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम आ रही है, उनका बर्थ रजिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम आई जा रही है, या इसके बाद पेरेंट्स से इतनी ज़्यादा एक्सपेंडिचर चार्ज किए जा रहे हैं कि पेरेंट्स की वैन चार्जेस हो गए, बच्चों के एडमिशन चार्जेस हो गए, वो सारा एक्सपेंडिचर, एक बजट बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया जा रहा है उनके एक्सपेंडिचर में, जो कि पुअर लोग हैं इनको प्रॉपर वे से फॉलो अप नहीं कर सकते। इसके अलावा इनके और भी बहुत ज़्यादा रीज़न है। फर्स्ट है लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स। जो हमारी इंडिया में हमारे लिटरेट लोग जरूर इंक्रीज हुए हैं, लेकिन अभी भी जो इलिटरेसी रेट है, मतलब जो अनपढ़, जो एबल नहीं है पढ़ने लिखने की, वो बहुत ज़्यादा हाई है। वो कितनी है, 36%, जो कि डेवलप कंट्री के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा पीछे है। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट वोकेशनलाइजेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल जो हमारी एजुकेशन सिस्टम में है कि हमारे यहाँ पे वोकेशनलाइजेशन नहीं है। जो हमारा एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है वो कौन सा बेस प्रोवाइड किया जाता है, थ्योरेटिकल नॉलेज। और वोकेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज टू डू ए पर्टिकुलर वर्क। किसी भी एक काम की प्रैक्टिकल नॉलेज, हर एस्पेक्ट में एक कुछ, जिसमें एक ही एस्पेक्ट को बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है, ताकि सो दैट ही कैन डेवलप हिज स्किल्स इन ए पर्टिकुलर फील्ड। और यही हमारे एजुकेशन सिस्टम की नेकलेस है। हमारे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरेटिकल बेस है, बच्चों को किस ढंग से पढ़ाया जाता है, रट्टाफिकेशन मेथड से। उनको रटा दिया, उसके बाद टेस्ट ले लिया, बच्चे पास हो गए, डेट्स इट। उनको प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ नहीं प्रोवाइड की जा रही, जिसके कारण ये वोकेशनलाइजेशन इवन रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में, दोनों में ही ये वोकेशनलाइजेशन की इनएडुकेसी है। लेकिन फिर भी अगर दोनों में कंपैरिजन करें तो हमारे पढ़े लिखे एजुकेटेड लोगों में ये अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा पाई जा रही है, क्योंकि वो पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन उनके जो थ्योरेटिकल बेस है, जो तैयार है, वो थ्योरेटिकल बेस से तैयार है, वो प्रैक्टिकल बेस से तैयार नहीं है। और रूरल एरिया में कंपैरिजन करें तो हमारे जो एजुकेटेड ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड है वो कितने परसेंट है, 19%। और रूरल एरिया, अर्बन एरिया में कितनी है, ये 16% है। उसके बाद क्या है, जेंडर बाइनेस। जेंडर बाइनेस मतलब मेल्स और फीमेल्स में अभी भी कहीं ना कहीं बाइसनेस एग्जिस्ट कर रही है, जिसका मेन रीजन क्या है कि फीमेल्स की क्या है, ड्रॉप आउट्स है। पेरेंट्स उनको पढ़ने के लिए प्रॉपर वे से स्कूल नहीं भेज रहे, उनको बीच में ही ड्रॉप आउट कर लेते हैं, और मेल्स को ज्यादा पढ़ने के लिए आगे भेजा जाता है। उसके बाद लो और रूरल असेस। अभी भी जो गवर्नमेंट की प्रॉपर फैसिलिटीज है वो रूरल एरिया में नहीं पहुंच रही है, उनकी असेसिबिलिटी वहां तक है नहीं, जिसके कारण रूरल एरिया के लोग हैं वो अनएजुकेटेड रह जाती हैं, और उनके पास सिर्फ एक ही मेन सोर्स ऑफ सिस्टम रह जाता है, वो क्या, हमारी एग्रीकल्चर, या फिर वो लेबर वर्क करने के लिए इसके लिए हो जाते हैं, फोर्स्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी की प्रॉपर नॉलेज नहीं होती। नेक्स्ट है प्राइवेटाइजेशन। हमारे जहाँ पे एक इम्पैक्ट है टूवर्ड्स द प्राइवेटाइजेशन। हर जगह प्राइवेटाइजेशन का फेस है, और जो प्राइवेटाइज सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी यूज करते हैं। इन्वेस्टमेंट यूज करने के साथ वो लोगों से फीस भी बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। उसके बाद डोनेशन फीस, जो पुअर लोग होते हैं वो इनको प्रॉपर वे से फॉलो अप नहीं कर सकते। नेक्स्ट है लो गवर्नमेंट बजट एक्सपेंडिचर।
हमने डिसाइड कितना किया था कि कितने % एक्सपेंडिचर होना चाहिए, 6% होना चाहिए, और तपस मंजूमदार कमेटी के द्वारा कितना होना चाहिए, 1.37 करोड़ होना चाहिए। ये हमारा क्या है, जीडीपी के अकॉर्डिंग, ये हमारा किसके अकॉर्डिंग है, गवर्नमेंट बजट के एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में जो एक्सपेंडिचर होता है 2 वे से होता है, एक जीडीपी का परसेंटेज, एक हमारी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का बजट। लेकिन एक्चुअल में प्रोवाइड सिर्फ कितना किया जा रहा है, 4% किया जा रहा है। जिसका मेन रीजन क्या होता है, इनका रीजन क्या होता है, जो रिच लोगों के पास जो हमारी असेसिबिलिटी है एजुकेशन की वो बहुत ज्यादा पहुंचती है, लेकिन पुअर लोगों के पास इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं होती, जिसके कारण क्या है कि इनके में एक जो गैप है वो क्या होता है, लिटरेसी गैप, ये क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है। लिटरेसी, हम एक विशेष सर्कल ऑफ लिटरेसी गैप में बढ़ जाते हैं। विशेष सर्कल ऑफ लिटरेसी गैप क्या होता है, गैप कंप्लीट नहीं होता और गैप का ये फर्दर इंक्रीज होता रहता है। फिर विशेष सर्कल ऑफ जो लिटरेसी गैप है ये क्या करते हैं, कॉम्बैक्ट्स क्या करते हैं, पॉवर्टी, जिनके कारण क्या होती है, पॉवर्टी इंक्रीज होती है। पॉवर्टी इंक्रीज होने के बाद पुअर लोग होते हैं, फिर वो पढ़ने के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर सकते, फिर ये जो लिटरेसी गैप है ये क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। कई बार 2 मार्क्स में ये स्टेटमेंट भी पूछ ली जाती है कि विशेष सर्कल ऑफ लिटरेसी गैप कम्बैट्स द पॉवर्टी एंड पॉवर्टी कम्बैट्स द लिटरेसी गैप। यस, इट इज ट्रू। रीजन, प्राइवेटाइजेशन होने के कारण, लो रूरल असेस होने के कारण, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होने के कारण, और यहाँ पे क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रॉपर प्रोवाइड ना करने के कारण जो उनमें गैप है, इट गोज टू बी द इंक्रीज। ये था हमारा एजुकेशन के साथ रिलेटेड कुछ कंसेप्ट। इनमें जो आपको मेन क्या है, आपने की क्या चीज ध्यान में रखनी चाहिए, बस आपने ये एक डाटा टेक इनटू अकाउंट रखना है। अगर आपको एजुकेशन का मीनिंग पूछा जाए, एक क्वेश्चन, एजुकेशन का मीनिंग क्या होता है, थेटिकल कंसेप्ट में सिर्फ टीचिंग था, अब क्या है, टीचिंग, ट्रेनिंग एंड लर्निंग, द वे ऑफ प्रैक्टिकल वे, जिसके कारण जो हमारी एजुकेशन का आउटलुक चेंज हो चुका है, और इसके काफी सारे इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स भी आई हैं उनकी जो इन्वायरमेंट के कारण। लेकिन इंस्पाइट ऑफ डेट वन हमारी लिटरेसी रेट बहुत क्या लो है, वो क्या 74.04%, जो कि हमारी एज कम्पेयर टू, अगर हम पीछे का ट्रेंड देखें तो ये पहले क्या थी 18.33%, लेकिन ये अगर हम डेवलप्ड कंट्री के साथ कंपैरिजन करें जी अभी भी बहुत ज्यादा स्लो है। फिर एक आता है कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन क्यों की, एक तो हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, यहाँ पे प्राइवेट मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा फीस चार्ज करते हैं, वो फीस इंक्रीज करते रहते हैं एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, जो कि पुअर लोग पे भी कर सके, तो उसके लिए ये जरूरी है। उसके बाद ये क्या बन चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, जैसे राइट टू लिव, राइट टू स्पीक हमारा एक फंडामेंटल राइट है, वैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग एज पर द लीगल प्रोविजन आफ्टर द राइट टू एजुकेशन एक्ट ये आल्सो एक बन चुका है। इसके अलावा हम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, लीगल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने 2% ऑफ यूनियन टैक्स पे भी एक एजुकेशन सेस लगाना शुरू कर दिया है, लेकिन एक्चुअल में इसका जो कंडीशन है वो अलग है। एज पर था हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 2 वे से करते हैं, एक जीडीपी के वे से, एक एक्सपेंडिचर के वे से, वो 6% चाहिए तो इतना चाहिए, लेकिन इनके इम्पैक्ट ये ही है, हम उतना एक्चुअल पहुंचता नहीं है। अचीवमेंट को देखें तो अचीवमेंट बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रीवियस टाइम, इन स्पाइट ऑफ डेट वन एजुकेशन इज स्टिल ए चैलेंज। उसके बाद कई बार इनमें छोटे छोटे से हमारे कीवर्ड्स आ जाते हैं, 1 मार्क्स क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज एनसीईआरटी। व्हाट इज एनसीईआरटी, दैट इज नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये किसके लिए होता है, अप टू सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए अपेक्स बॉडी है जो कि उनको प्रोवाइड करती है। उसके बाद हमारी यूजीसी, यूजीसी क्या होती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि अप टू ये किस कहाँ तक प्रोवाइड करती है, हमारी एजुकेशन लेवल के साथ ये प्रोवाइड करती है, उसकी क्या होती है, अपेक्स बॉडी होती है। एआईसीटीसी, दैट इज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन ये किस किस को प्रोवाइड करती है, हमारी टेक्निकल एंड इंजीनियर एजुकेशन के अंडर, इनके अंडर दोनों चीजें आ जाती हैं। नेक्स्ट आता है आईसीएमआर, दैट इज इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। अब मेडिकल रिसर्च का रिलेशनशिप किसके साथ है, हमारी टीचिंग एंड हेल्थ रिसर्च रिलेटेड हमारी जो प्रॉब्लम है उनके साथ जो हमारी बॉडी है उसको क्या बोलते हैं, आईसीएमआर। कई बार इनकी फुल फॉर्म्स आ जाती है और ये पूछ लेते हैं अब तक कहाँ तक अपेक्स बॉडी है, कहाँ तक ये प्रोवाइड अपने सिस्टम करते हैं। उसके बाद हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग। मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग क्या होती है, पहले जो हमारी लर्निंग क्या होती थी, सिर्फ एक थ्योरेटिकल नॉलेज थी, लेकिन जब से हमारी नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी इंस्टॉल हुई है, नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी 2020 क्या बोलती है कि पहले की एजुकेशन की बजाय अब हमें एजुकेशन लैंडस्केप चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रीज़न, जो पहले एजुकेशन दी जाती थी वो क्या थी, थ्योरेटिकल नॉलेज थी, जिसके कारण जो हमारे वर्कर्स होते थे वो क्या होते थे, लेबर इंसेंटिव। लेकिन जब से हमारी टीए दैट इज
टेक्निकल चेंजेस आई हैं, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आई है। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में हम मशीन लर्निंग और हमारे एचआई के अकॉर्डिंग हमने हायर इंटेलिजेंसी के कारण, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, एमएल मीन्स टू बी मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, टीडी मीन्स टू बी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। सबसे पहले हमारी नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी 2020 बोल रही है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में नॉलेज लैंडस्केप चेंज करने की जरूरत है। वो क्यों नॉलेज है? क्योंकि पहले जो हमारी एजुकेशन थी वो कौन सी थी? हमारे थेटिकल एजुकेशन थी, हम वोकेशनलाइजेशन ऑफ स्टडी प्रोवाइड नहीं करते थे। लेकिन अब क्या आ चुकी है? हमारी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आ चुकी है। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट किसके थ्रू आई है? हमारी मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण, जिसके कारण पहले जो काम एक मशीन करती थी, अब वो मशीन कितना काम करती है? 10 लेबर का काम अब एक मशीनरी कर रही है। मींस पहले जो हमें एजुकेशन प्रोवाइड, हमें किस टाइप की लेबर प्रोवाइड होती थी? अनस्किल्ड। लेकिन अब किसकी जरूरत है? स्किल्ड लेबर की जरूरत है और मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग की जरूरत है। मल्टी डिसिप्लिन लर्निंग क्या लर्निंग होती है? जिसमें हम मशीन्स की ऑल द एस्पेक्ट्स को, सिर्फ एक एस्पेक्ट की लर्निंग नहीं करना, लर्निंग फ्रॉम ऑल द डिफरेंट एस्पेक्ट। We should be proficient in all the diverse condition, how to use the machine, how to take the practical knowledge, how to develop ourselves, how to make innovative, how to make technical knowledge, और with the help of बेसिक थीम स्टडी। आजकल के मेजर इशू को ध्यान में रखते हुए, करंट चैलेंज, हमने जो स्टडी करनी है यही नहीं करनी कि हमने एडवांसमेंट में स्टडी कर ली। स्टडी को करने के साथ वी शुड आल्सो टेक इन काउंट द करंट इश्यूज। करंट इश्यूज कौन से, हमारे करंट थीम्स कौन सी हैं जिनके अकॉर्डिंग हमारे स्टडी करनी है। दैट इज नोन्स टू बी द मल्टी डिसिप्लिन लर्निंग। अगर आपको पूछा जाएगा मल्टी डिसिप्लिन लर्निंग क्या होती है, एज पर द नेशनल इकोनॉमिक रिपोर्ट 2020 में वी हैव टू चेंज द अवर नॉलेज लैंडस्केप इन विच there is taken into account the technical advancement through the machine learning and artificial intelligence. It means we should be intelligent, we should be taken into account, not proficient not in one aspect, in the diverse aspect, in taken into account various ethical issues, economical issues and various problems faced by the India. This is known to multidisciplinary learning. सिर्फ एक एस्पेक्ट की स्टडी नहीं करना, हर एक एस्पेक्ट की स्टडी करना। लास्ट टॉपिक है इंडिया एज ए एमर्जिंग नॉलेज इकोनॉमी। हमारी इंडिया क्यों नॉलेज इकोनॉमी बनी है? अभी हम कहीं करके देखे थे कि नॉलेज इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है? जिसमें हम किसकी यूज करते हैं? एआई की यूज, ड्यू टू द टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट के कारण। और दूसरा क्या, हमारी मशीन लर्निंग के बारे में। इसमें देयर मस्ट बी इंक्रीज क्वांटिटी, क्वालिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। इनके साथ हमारी इंफॉर्मेशन की क्वांटिटी का फर्क पड़ा है, क्वालिटी की एडवांसमेंट आई है और असेसिबिलिटी आई है। असेसिबिलिटी कि अब एजुकेशन थ्रू द हेल्प ऑफ इंटरनेट की हेल्प से वो सिर्फ अर्बन एरिया तक लिमिटेड नहीं रह गया, उनकी जो एडवांसमेंट है वो कहाँ तक पहुंच चुकी है? रूरल एरिया तक भी पहुंच चुकी है। सो डैट इंडिया क्या हमारे मर्ज हो चुका है, हमारे एक नॉलेज इकोनॉमी बन चुका है। इसमें प्रोडक्टिव सर्विसेज के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। प्रोडक्टिव सर्विसेज का मतलब क्या होता है? कहाँ से सर्विसेज इंक्रीज की जा रही हैं, उनकी बजाय इसकी क्वांटिटी, क्वालिटी और एक्सेसिबिलिटी पे ध्यान दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि इसके साथ ही हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा शेयर करें ताकि इनका बेनिफिट हर स्टूडेंट्स के पास पहुंच सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।